हेलो दोस्तों, बिगिनर्स माइंड में आपका स्वागत है। नेशनल न्यूज आज पढ़ेंगे करंट अफेयर्स। अभी केंद्रीय पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। केंद्रीय पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल आज कोलकाता में अंतर्देशीय जलमार्ग विकास परिषद की पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान श्री सोनोवाल हरित नौका अंतर्देशीय जहाजों के हरित परिवर्तन संबंधी दिशा निर्देशों और रिवर क्रूज पर्यटन रूपरेखा 2047 सहित महत्वपूर्ण पहलों का अनावरण करेंगे। मंत्रालय ने मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 में रेखांकित लक्ष्यों के अनुरूप अंतर्देशीय जल नौवहन की आदर्श हिस्सेदारी को वर्तमान 2% से बढ़ाकर 5% करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। पिछले वर्ष अक्टूबर में अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद की स्थापना अंतर्देशीय जलमार्गों के व्यापक विकास और बेहतर कार्गो दक्षता, यात्रियों के आवागमन और रिवर क्रूज पर्यटन के लिए सहयोगी अंतर्देशीय जल परिवहन पारिस्थितिकी प्रणाली के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। प्रधानमंत्री मोदी करेंगे वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में भागीदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। श्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में भागीदारी करेंगे। प्रधानमंत्री कल गांधीनगर के महात्मा मंदिर में वैश्विक नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद श्री मोदी विश्व के शीर्ष कॉरपोरेशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। प्रधानमंत्री वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक व्यापार प्रदर्शनी का उद्घाटन भी करेंगे। बुधवार को श्री मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। इसके बाद श्री मोदी ग्लोबल फिनटेक नेतृत्व मंच पर प्रमुख कारोबारियों के साथ विचार विमर्श करने के लिए गिफ्ट सिटी जाएंगे। बुधवार को गांधीनगर में आयोजित 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन के 10वें संस्करण विषय है भविष्य के द्वार। इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी 34 साझेदार देश और 16 साझेदार संगठन करेंगे। इसमें प्रौद्योगिकी और विश्व स्तर के प्रासंगिक विषयों पर गोष्ठियों पर और सम्मेलनों सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाओं को बताया महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित। केंद्रीय आवासन, शहरी कार्य, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाएं महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित हैं। वे पालक्कड़ जिले के मनकारा पंचायत में कल विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्घाटन कर रहे थे। उन्होंने कहा 2014 से 18 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए हैं, जिनमें से 10 करोड़ कनेक्शन उज्ज्वला योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। श्री पुरी ने बताया कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों तक सरकारी योजनाओं की पहुंच सुनिश्चित करना है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह नई दिल्ली में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के सम्मेलन की करेंगे अध्यक्षता। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज नई दिल्ली विज्ञान भवन में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों पैक्स के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। सम्मेलन का आयोजन सहकारिता मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के सहयोग से किया है। इन समितियों को हाल ही में प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रूप में काम करने की अनुमति दी गई है। इन केंद्रों में आम जनता को खुले बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयां जेनेरिक रूप से 50 से 90% कम कीमत पर उपलब्ध कराई जाती हैं। 2000 से अधिक प्रकार की जेनेरिक दवाइयां और लगभग 300 सर्जिकल वस्तुएं इन केंद्रों के माध्यम से लोगों को किफायती दर पर दी जाती है। पैक्स सम्मेलन के आयोजन से इन केंद्रों को अपने विस्तार के नए अवसर मिलेंगे और साथ ही इनसे जुड़े छोटे और मझोले किसानों की आय में वृद्धि होगी। इससे ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ठीक है, फिर आ जाता है हालू कक्षा में आदित्य L1। कौन सा? आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित करना देश के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि, निगार साजी ने कहा है।
सूर्य का अध्ययन करने के लिए हालो कक्षा में इसरो के आदित्य L1 को सफलतापूर्वक स्थापित करना भारत और देश के आंतरिक वैज्ञानिक समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण उपलब्धि है। आदित्य L1 की परियोजना निदेशक नेगार काजी ने आकाशवाणी समाचार के साथ साक्षात्कार में कहा कि इस मिशन की सफलता के साथ भारत ऐसा चौथा देश बन गया है जिसमें सूर्य का अध्ययन करने के लिए हालो कक्षा में अपना मिशन भेजा है। उन्होंने कहा कि अंतरिक्ष उभरता हुआ क्षेत्र है और इसरो तथा देश के लिए यह प्रसन्नता का विषय है। इसमें हम महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। आदित्य L1 की परियोजना निदेशक ने कहा कि अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में शीर्ष स्तर पर पहुंचने के लिए देश में अपार क्षमता है। भारत और सऊदी अरब ने जद्दा में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और सऊदी अरब ने आपसी संबंधों को मजबूत करते हुए और हज यात्रियों की सुविधा को प्राथमिकता देते हुए द्विपक्षीय हज समझौते 2024 पर हस्ताक्षर किए हैं। जद्दा में केंद्रीय मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी और सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्री डॉक्टर तौफिक बिन फौजन उल रिबिया ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन भी इस अवसर पर उपस्थित थे। यह समझौता समावेशन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। पुरुष अभिभावक महरम के बिना हज में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के तौर तरीकों पर भी विचार विमर्श किया गया। दोनों देशों के बीच समावेशन और आपसी सम्मान बढ़ाने के साथ साथ भारतीय जायरीन की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए यह समझौता एक महत्वपूर्ण कदम है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में स्मृति ईरानी ने कहा कि सऊदी अरब के शिष्टमंडल ने भारत की डिजिटल पहल, विशेषकर अंतिम समय में हज यात्रियों को आवश्यक जानकारी मुहैया कराने की व्यवस्था की सराहना की। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने हज यात्रियों के लिए चिकित्सा सुविधाओं में बढ़ोतरी किए जाने के महत्व को स्वीकार किया। वे कल जद्दा में तीसरे हज और उमराह सम्मेलन के उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। भारतीय शिष्टमंडल का भारतवंशियों और व्यापारिक समुदाय से भेंट का भी कार्यक्रम है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी सऊदी अरब के 2 दिन के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री कल गुजरात के 3 दिन के दौरे पर वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन 2024 में भाग लेने के लिए कल से गुजरात के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को गांधीनगर में महात्मा मंदिर में विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इसके बाद वे विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री मंगलवार को वाइब्रेंट गुजरात विश्व व्यापार प्रदर्शन का भी उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और विश्व की शीर्ष कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। 3 दिवसीय वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक सम्मेलन में इस बार का विषय क्या है? भविष्य का प्रवेश द्वार। भविष्य का प्रवेश द्वार इसका विषय है। सरकार समावेशी विकास के लिए जन केंद्रित योजनाओं को लागू कर रही है। ये किसने कहा? पीयूष गोयल ने। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि सरकार समावेशी विकास के लिए जन केंद्रित योजनाओं को लागू कर रही है। चेन्नई में आज विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी श्री गोयल ने कहा कि पीएम उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, मुद्रा ऋण और सुकन्या समृद्धि जैसी योजनाएं छोटे व्यापारियों सहित आम लोगों के विकास के लिए लागू की गई हैं। उन्होंने कहा कि इन योजनाओं का लाभ अंतिम स्तर तक समाज के सभी वर्गों को मिला है। एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़ी गतिविधियों में 2 करोड़ स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया। 2 करोड़ स्कूली छात्रों ने हिस्सा लिया है। ठीक है। सरकार ने कहा कि पिछले वर्ष देश भर में 2 करोड़ विद्यार्थियों ने स्कूलों में एक भारत श्रेष्ठ भारत से जुड़ी गतिविधियों में भाग लिया। राष्ट्रीय एकीकरण को मजबूत करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का शुभारंभ किया था। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अनुसार इस कार्यक्रम का उद्देश्य विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रहने वाले विविध संस्कृतियों के लोगों के बीच संवाद को बढ़ाना है। लोगों के बीच संवाद के लिए प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश को एक अन्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ जोड़ा गया है। मंत्रालय ने बताया कि देश भर के स्कूलों में 4 लाख से अधिक एक भारत श्रेष्ठ भारत क्लब बनाए गए हैं।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति ईरानी द्विपक्षीय हज समझौते के आदान प्रदान और हस्ताक्षर के लिए सऊदी अरब पहुंची। केंद्रीय महिला और बाल विकास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री स्मृति जुबिन ईरानी 2 दिन के दौरे पर आज सऊदी अरब पहुंच गईं। विदेश और संसदीय कार्य मंत्री वी मुरलीधरन भी उनके साथ गए हैं। श्रीमती ईरानी जद्दह में द्विपक्षीय हज समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक शिष्टमंडल का नेतृत्व कर रही हैं। इस दौरान श्रीमती ईरानी सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्री डॉक्टर तौफीक बिन फौजान उल रीबिहा के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगी। इस दौरान आपसी हित और इस वर्ष होने वाले हज से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। शिष्टमंडल वहां भारतीय व्यापारी समुदाय और भारतवासियों से भी भेंट करेगा। स्मृति ईरानी कल सऊदी अरब के हज और उम्राह मंत्रालय द्वारा जद्दह में आयोजित तीसरे हज और उम्राह सम्मेलन का उद्घाटन समारोह में भाग लेंगी। इसका प्रतीक क्या है? यह दौरा दोनों देशों के बीच प्रगाढ़ होते हुए राजनयिक संबंधों और बढ़ती आपसी सहयोग का प्रतीक होगा। भारतीय वायुसेना ने हाल में पहली बार C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पहली बार C-130J क्या है C-130J विमान से कारगिल हवाई पट्टी पर रात्रि में लैंडिंग की है। वायुसेना ने कहा, उड़ान मार्ग के क्षेत्र की मास्किंग का उपयोग करते हुए इस अभ्यास उड़ान से गरुड़ कमांडो प्रशिक्षण मिशन को भी पूरा किया गया है। इंटरनेशनल न्यूज में बांग्लादेश राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना की आवामी लीग पार्टी ने किया बहुमत। बांग्लादेश में राष्ट्रीय चुनाव में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी ने बहुमत प्राप्त कर लिया है। बांग्लादेश की जातीय संसद की 299 सीटों के लिए चुनाव की मतगणना में अब तक 224 सीटों के परिणाम मिल चुके हैं। आवामी लीग ने 165 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि जातीय पार्टी के 9 उम्मीदवार जीते हैं। 49 निर्दलीय और अन्य पार्टियों के 1 उम्मीदवार को जीत हासिल हुई है। बाकी सीटों की मतगणना जारी है। आज दोपहर तक इनका परिणाम मिल जाएगा। इस शानदार विजय के साथ मौजूदा प्रधानमंत्री और आवामी लीग के अध्यक्ष लगातार चौथी बार सरकार बनाएंगी और 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। कौन सी बार इनकी है? 5वीं बार प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्होंने गोपालगंज 3 सीट पर बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। हसीना ने पार्टी कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया कि चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद जीत का कोई जुलूस न निकाला जाए। चुनाव के दौरान और उससे पहले हिंसा की छुटपुट घटनाओं को छोड़कर मतदान शांतिपूर्ण रहा। 300 सीटों में से 299 कल मतदान हुआ। कुल मिला के बात यह है कि ये 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है शेख हसीना। ठीक है। मालदीव ने बेफालतू क्या कर दिया है? मालदीव सरकार ने विदेशी नेताओं और उच्च पदस्थ व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करने वाले 3 मंत्रियों को निलंबित कर दिया। मालदीव सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियों के कारण 3 उप मंत्रियों को निलंबित कर दिया है। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर विदेश नेताओं और शीर्ष व्यक्तियों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां उनके संज्ञान में हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये टिप्पणियां व्यक्तिगत हैं और मालदीव सरकार के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं। मंत्रालय ने यह भी कहा कि मालदीव सरकार का मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उपयोग लोकतांत्रिक और जिम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए और किसी भी रूप में यह घृणा और नकारात्मकता को बढ़ावा देने तथा मालदीव और उसके अंतर्राष्ट्रीय सहयोगियों के साथ नजदीकी संबंधों को बाधित करने वाला नहीं होना चाहिए। मालदीव सरकार के प्रवक्ता इब्राहिम खलील ने बताया कि इन टिप्पणियों के लिए जिम्मेदार सभी सरकारी अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। भारत की सुचेता सतीश क्या नाम है? सुचेता सतीश ने संयुक्त अरब अमीरात में एक संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम दर्ज किया है। एक ऐतिहासिक और भव्य कार्यक्रम में केरल की सुचेता सतीश ने एक ही संगीत कार्यक्रम में सबसे अधिक भाषाओं में गायन करके गिनीज विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करा है। यह कार्यक्रम दुबई में भारतीय वाणिज्य दूतावास के सभागार में आयोजित किया गया। सुचेता का यह अभूतपूर्व प्रदर्शन एक अनूठी पहल कॉन्सर्ट फॉर क्लाइमेट का हिस्सा था, जिसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन के महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करना था। सुचेता सतीश ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए 140 भाषाओं में गीतों की अद्भुत प्रस्तुति दी और अपने संगीत कौशल से दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष
और यूएसएड के प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। अमेरिका के रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष और यूएस एड के पूर्व प्रमुख डॉक्टर राजीव शाह को न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है। उनकी नियुक्ति फेडरल रिजर्व प्रणाली के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने की है। यह नियुक्ति 31 दिसंबर 2026 तक प्रभावी रहेगी। रॉकफेलर फाउंडेशन एक जानी मानी परोपकारी संस्था है। श्री शाह ने 2017 से इसके अध्यक्ष हैं। उज्जैन में 218 करोड़ रुपए की लागत की 187 स्वास्थ्य संस्थाओं का भूमि पूजन एवं लोकार्पण। इस अवसर पर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि मध्य प्रदेश को स्वास्थ्य क्षेत्र में आवश्यक आर्थिक संसाधन उपलब्ध करवाए जाएं। उन्होंने कहा कि पहली बार देश में यह हुआ कि विकास को मनुष्य के स्वास्थ्य से जोड़ा गया है। सिर्फ अस्पतालों के निर्माण से स्वास्थ्य क्षेत्र में लक्ष्य पूरा नहीं हो सकता। नागरिक स्वस्थ रहें, इसके लिए उन्हें हाइजीनिक फूड मिलना जरूरी है। आने वाले समय में उज्जैन के बाद अन्य नगरों में इस तरह के फूड स्ट्रीट प्रारंभ किए जाएंगे। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि भारत सरकार स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रत्येक जिले को 100 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर रही है। फिर नए भारत का निर्माण हो रहा है। महाकाल मंदिर और उज्जैन के अन्य मंदिरों में आज कई अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया गया। उज्जैन फूड स्ट्रीट के लोकार्पण से महाकाल लोक के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को स्वच्छ और पोषण से भरपूर आहार प्राप्त होगा। साहित्य कला परिषद का 5 दिवसीय युवा नाट्य समारोह कल से शुरू। दिल्ली सरकार की साहित्य कला परिषद कल से 5 दिवसीय युवा नाट्य समारोह का आयोजन करेगा। यह उत्सव मंडी हाउस के एलटीजी ऑडिटोरियम में राजधानी के युवा निर्देशकों का उत्सव के रूप में मनाया जाएगा। समारोह का उद्घाटन दिल्ली के कला संस्कृति मंत्री सौरभ भारद्वाज करेंगे। इस उत्सव में लोगों को कल से 12 जनवरी तक प्रतिदिन युवा निर्देशकों द्वारा निर्देशित 2 नाटक दिखाए जाएंगे। डीडीए 13 और 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव आयोजन करेगा। दिल्ली विकास प्राधिकरण डीडीए इस महीने 13 और 14 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव का आयोजन करेगा। यह उत्सव राजधानी के यमुना किनारे बने बसेरा पार्क में मनाया जाएगा। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने आज तैयारियों का जायजा लेने के लिए बसेरा पार्क का दौरा किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सक्सेना ने बताया कि यह स्थल आगामी पतंग उत्सव के आयोजन के लिए पूरी तरह तैयार है। डीडीए द्वारा आयोजित किए जा रहे इस उत्सव में लोगों के लिए कई प्रमुख आकर्षण होंगे। इस समारोह में लोगों के लिए पतंगों के इतिहास को प्रदर्शित करने के लिए एक थीम पवेलियन बनाया जाएगा। साथ ही पतंग गैलरी में युद्ध के समय में पतंग के उपयोग, लड़ाकू पतंग, भारत में पतंग के महत्व आदि को दर्शाया जाएगा। पेशेवर पतंगबाज इस उत्सव में नवीन पतंगों का प्रदर्शन भी करेंगे। इसके अलावा भारत की सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए लोक कलाकार सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। डीडीए ने बताया कि इस उत्सव में जनता के लिए पारंपरिक भोजन और हस्तशिल्प के स्टॉल लगाए जाएंगे और बच्चों की विशेष गतिविधियों के लिए किड्स जोन का निर्माण किया जाएगा। तेलंगाना सरकार ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए मेगा स्टार प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है। तेलंगाना में राज्य सरकार ने वर्ष 2050 तक समूचे राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक मेगा मास्टर प्लान नीति तैयार करने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कल हैदराबाद में भारतीय उद्योग परिसंघ के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत में यह बात कही। उन्होंने बहुमुखी औद्योगिक विकास के लिए सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की और इसे अगले स्तर का औद्योगिक विकास बताया। मुख्यमंत्री उद्योग परिसंघ को आश्वस्त किया कि सरकार तेलंगाना में निवेश किए गए प्रति एक रुपए की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी और निवेशित रुपए की कीमत बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना को हैदराबाद आउटर रिंग रोड ORR का शहरी क्लस्टर ORR और क्षेत्रीय रिंग रोड RRR के बीच अर्ध शहरी क्लस्टर तथा RRR से अलग ग्रामीण क्लस्टर सहित 3 क्लस्टरों में विभाजित किया जाएगा। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिक्किम के एक ऋण पहुंच कार्यक्रम में अध्यक्षता की। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज सिक्किम के गंगटोक में एक ऋण पहुंच कार्यक्रम की अध्यक्षता की। भारतीय स्टेट बैंक और नाबार्ड ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। वहां उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं में
मोदी की गारंटी निरंतर लोगों की सेवा कर रही है और सिक्किम साहित्य देश के सभी भागों में इसके लाभ पहुंच रहे हैं। उन्होंने बताया कि सिक्किम में बैंक घनत्व राष्ट्रीय औसत से अधिक है। श्रीमती सीतारमन ने बताया कि जनधन योजना के तहत देश भर में 21 करोड़ से अधिक खाते हैं। इनमें से 55% खाते महिलाओं के हैं। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पीएस तामंग ने विनाशकारी बाढ़ से ग्रस्त होने पर सिक्किम को भरपूर सहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्री का हार्दिक आभार व्यक्त किया। श्रीमती सीतारामन ने मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री स्वनिधि, प्रधानमंत्री रोजगार गारंटी योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र भी वितरित किए। 2600 से अधिक लाभार्थियों को 228 करोड़ रुपए से अधिक लागत के स्वीकृति पत्र सौंपे गए। वित्त मंत्री सिक्किम के 3 दिन के दौरे पर हैं। 44,000 करोड़ से अधिक की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी में शामिल 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों का पता चला है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस पिछले साल मई से देश भर में 44,000 करोड़ रुपए से अधिक की संदिग्ध इनपुट टैक्स क्रेडिट चोरी में शामिल 29,000 से अधिक फर्जी फर्मों का पता चला है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अंतर्गत जीएसटी विभाग फर्जी पंजीकरण और नकली चालान जारी करने के मुद्दे पर केंद्रित एक अभियान चला रहा है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि जीएसटी में धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने और कर अनुपालन बढ़ाने के लिए देश भर यह अभियान चलाया जा रहा है। मंत्रालय ने बताया कि इस संबंध में अब तक 121 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सरकार ने जीएसटी पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। मंत्रालय ने यह बताया कि पंजीकरण के समय बायोमेट्रिक आधारित आधार प्रमाणीकरण की पायलट परियोजनाएं गुजरात, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश में शुरू की गई हैं। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, भारत ने वित्तीय वर्ष 22-23 में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ने वित्त वर्ष 22-23 में 60 लाख करोड़ रुपए से अधिक के उत्पादों का निर्यात किया है। आज नई दिल्ली में भारतीय मानक ब्यूरो के 77वें स्थापना दिवस पर श्री गोयल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस से कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले मानकों से देश की आकांक्षाएं पूरी हो सकेंगी और भारत एक विकसित राष्ट्र बन सकेगा। श्री गोयल ने कहा कि अब देश के 340 से अधिक जिलों में हॉलमार्किंग की सुविधा उपलब्ध है और प्रतिदिन लगभग 4.5 लाख उत्पादों की हॉलमार्किंग की जा रही है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 की तुलना में खिलौनों का आयात 52% कम हो गया है। कितना कम हो गया है? 52%। श्री गोयल ने कहा कि भारतीय मानक ब्यूरो को दूसरे देशों में विकसित मानकों पर निर्भरता से बचने की आवश्यकता है। उन्होंने युवाओं से गुणवत्ता दूत बनने की अपील भी की। इस मौके पर उपभोक्ता कार्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि सरकार देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए गुणवत्तापूर्ण उत्पाद तैयार करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। कार्यक्रम में भारतीय मानक ब्यूरो के महानिदेशक प्रमोद कुमार तिवारी ने मानकीकरण के बारे में जागरूकता बढ़ाने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि ब्यूरो व्यापार करने में सुगमता बढ़ाने और एक सशक्त मानकीकरण परितंत्र विकसित करने के उद्देश्य से कई पहले कर रहा है। ठीक है। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार 7वें सप्ताह बढ़कर 22 महीने के उच्चतम स्तर 623 अरब 20 करोड़ डॉलर पर पहुंच गया है। 29 दिसंबर को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2 अरब 759 करोड़ डॉलर बढ़कर 623 अरब 20 करोड़ डॉलर हो गया है। भारतीय रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़े के अनुसार विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 1 अरब 87 करोड़ डॉलर की वृद्धि हुई है और अब यह कुल 551 अरब 62 करोड़ डॉलर रुपए के स्तर पर पहुंच गई है। ठीक है। रिजर्व बैंक के अनुसार देश का स्वर्ण भंडार 85 करोड़ डॉलर बढ़कर 48 अरब 328 करोड़ डॉलर हो गया है। भारत का विशेष आहरण अधिकार 3 करोड़ 80 लाख डॉलर बढ़कर 18 अरब 365 करोड़ डॉलर हो गया है। उसके बाद क्या जाता है? स्पोर्ट न्यूज। इंडोनेशिया में आज से शुरू होगी एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024। एशियाई ओलंपिक क्वालिफायर राइफल और पिस्टल निशानेबाजी प्रतियोगिता 2024 आज से इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में शुरू होगी। इस खेल आयोजन में भारत के 39 निशानेबाज भाग लेंगे। इस महाद्वीपीय प्रतियोगिता में कुल 16 ओलंपिक कोटा स्थान उपलब्ध है और भारतीय पिस्टल निशानेबाज अधिकतम 5 स्थानों के दावेदार होंगे। सरबजोत सिंह, भानु भाकर,
अनीश भानवाला पहले ही जगह प्राप्त कर चुके हैं। और पुरुष और महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय निशानेबाजों के पास सबसे अधिक 3 स्थान सुनिश्चित करने का मौका होगा। ईशा सिंह, रिद्धम सांगवान, राही सरनोबत, गुरप्रीत सिंह, अर्जुन सिंह चीमा, विजयवीर सिद्धू एयर पिस्टल स्पर्धा में भारतीय प्रतिभागी होंगे। ठीक है, इसी के साथ ये करंट अफेयर हो जाती है समाप्त। अब मिलेंगे अगले